स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बरसों से वीरान पड़ा वह मकान गांव की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह मानी जाती थी। उसके बारे में न जाने कितनी कहानियां हवा में तैरती थीं। किसी ने कहा वहां से चीखें आती हैं, किसी ने कहा कि वहां किसी औरत की आत्मा बंधी है, लेकिन गांव वाले उस जगह के पास भी जाने से डरते थे। कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाई, पर अगली सुबह वे बुखार और डर में डूबे पाए गए। शहर से आए युवा इतिहासकार राहुल ने जब इस मकान के बारे में सुना तो उसमें उत्सुकता जागी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ नोटबुक्स लेकर वो उस मकान की ओर बढ़ गया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल ने सिर्फ मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। मकान की हालत बहुत खराब थी। टूटी खिड़कियां, झुके हुए दरवाजे, दीवारों पर अजीब चिन्ह। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल की परत उड़ती हुई उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी चीज ने वर्षों से सांसें रोकी हों। राहुल ने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। फर्श चरमरा रहा था और हर दीवार पर उकेरे गए चित्र किसी प्राचीन राक्षसी यंत्रणा की याद दिला रहे थे। उसने देखा कि एक कोने में लकड़ी का दरवाजा था, बाकी सब दरवाजों से अलग। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वो किसी भी हालत में खुलने को तैयार नहीं था। रात गहराती गई और बाहर कुत्ते भौंकने लगे। राहुल ने कैमरा सेट किया और कुछ तस्वीरें लीं। तभी एक झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांप उठी। उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। वह तेजी से पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन उस दरवाजे पर अब एक निशान बन गया था, लाल रंग का, जैसे किसी ने ताजा खून से खींचा हो। राहुल ने तुरंत उस निशान की तस्वीर खींची और नोटबुक में कुछ लिखा, लेकिन उसके लिखते ही नोटबुक अपने आप फट गई और हर पन्ने पर वही लाल निशान उभर आया। टेबल पर रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। अब कमरे में कोई और था। उसने कैमरे का लाइव व्यू ऑन किया और स्क्रीन पर देखा। वह खुद को देख पा रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई काली परछाई थी जो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। वो कांप गया, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर दोबारा देखा, परछाई अब कैमरे के लेंस से बाहर निकलती दिखी। अचानक वह दरवाजा जोर से हिला। किसी ने बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खटखटाया। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि किसी कैद की जगह है, जहां कुछ बंद है जो बाहर आना चाहता है। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बेकार। दीवारों से अब कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं, किसी अनजानी भाषा में, लेकिन डर ऐसी थी कि उसका शरीर सुन्न होने लगा। राहुल ने कैमरे का बैकअप मोड ऑन किया और एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आवाज लड़की की थी, लेकिन बहुत धीमी और ठंडी, जैसे बर्फ ने गले से निकलने की कोशिश की हो। राहुल। उसने पलट कर देखा। अब कमरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद झीनी साड़ी में, गीले बालों के साथ, लेकिन आंखें खाली, बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, वो दरवाजा कभी मत खोलना, वरना सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। राहुल की आंख खुली तो उसे लगा जैसे कई घंटे बीत चुके हों, लेकिन घड़ी अब भी रात के 2 बजा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दीवारें अब भी धीमे धीमे कांप रही थीं, जैसे किसी ने उनके भीतर सांसें भर दी हों। उसका सिर भारी था और बदन पर किसी अदृश्य बोझ का असर महसूस हो रहा था। वो उठकर बैठा, टॉर्च ढूंढने लगा, लेकिन उसकी बैटरियां खत्म हो चुकी थीं। कैमरा अब भी चल रहा था। स्क्रीन पर वह खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और भी था। एक कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो हर कुछ सेकंड में अपनी जगह बदल रही थी। वह तेजी से स्क्रीन के पास गया, पर वहां कुछ नहीं दिखा। यह सब क्या है? उसने खुद से सवाल किया। राहुल ने दरवाजा खोलने की फिर कोशिश की, लेकिन अब वह दरवाजा गर्म हो गया था, जैसे किसी ने दूसरी ओर से आग जला दी हो। उसने पीछे हटकर दीवार से टिकते हुए लंबी सांस ली। तभी एक धीमी सी आवाज फिर उभरी,
तुमने आहट सुनी, अब वापसी नहीं। उसने अपनी सांस रोक ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। यह आवाज उसकी आत्मा को झकझोर रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से खरोंच रहा हो। अचानक दीवार से एक हाथ बाहर निकला, बिल्कुल काले और सड़े हुए मांस वाला। राहुल ने डर के मारे चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। हाथ गायब हो गया, लेकिन जहां वह दीवार थी वहां अब एक शब्द उभर आया था, काल दरवाजा। राहुल अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक पुराना मकान नहीं, यह एक द्वार है, ऐसी दुनिया का दरवाजा जिसे इंसानी समझ छू नहीं सकती। उसकी नोटबुक के पन्ने हवा में उड़ने लगे और हर पन्ने पर वही शब्द दोहराए गए थे, जो खोलेगा काल दरवाजा वह खो देगा सब। तभी बाहर किसी ने फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार खिड़की पर। राहुल ने झांक कर देखा, एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, सफेद बाल, झुकी पीठ और कांपते होंठ। राहुल ने चिल्लाकर कहा, कृपया मुझे यहां से बाहर निकालिए। बूढ़ा बोला, तू अंदर चला गया, अब बाहर कैसे आएगा? ये घर नहीं, एक मुहरबंद शाप है। राहुल कुछ बोल पाता, उससे पहले खिड़की पर काला धुआं भर गया। बूढ़ा आदमी गायब हो गया। फिर एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजने लगी, धीमी मगर नशे जैसी। राहुल ने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। कोई सिग्नल नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जो ऊपर अंधेरे में जाती थीं। हर कदम पर लकड़ी की कराहती आवाजें उसके डर को बढ़ा रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरा दिखा, दरवाजा खुला हुआ और भीतर एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। कमरे में घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें फटी हुईं, चेहरे पर खून के धब्बे और कुछ के होंठ सिल दिए गए थे। दीवारों पर बच्चों की चीखें उकेरी गई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खून से लिखा हो। झूले के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। राहुल ने उसे चालू किया और उसमें से वही लड़की की आवाज आई, मैं वक्त से पहले मारी गई, अब मैं इस घर का हिस्सा हूं, जो अंदर आएगा वो भी मेरा होगा। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अचानक झूले पर कोई बैठ गया। उस पर वही लड़की बैठी थी जिसे राहुल ने पहले देखा था, मगर अब उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरा गले तक फटा हुआ। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। राहुल उल्टा दौड़ा, लेकिन कमरा खुद बंद हो गया। खिड़की पर लोहे की सलाखें उभर आईं। लड़की अब हवा में उड़ने लगी, उसके बाल जमीन तक लटकने लगे। दीवारों से खून टपकने लगा और हर चित्र जिंदा हो गया। बच्चे चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ नहीं बदला। डर अब उसकी आत्मा में उतर चुका था। कमरे की दीवारें सिकुड़ रही थीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे के बीचों बीच वह लकड़ी का दरवाजा उभरा, काल दरवाजा। कमरा पूरी तरह से खामोश था, लेकिन वह खामोशी किसी शांति का संकेत नहीं थी। वह ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। राहुल अभी भी कमरे के बीचों बीच खड़ा था, जहां अब एक विशाल और रहस्यमयी काल दरवाजा उभर आया था। वह दरवाजा पुराने वक्त की कारीगरी का प्रतीक लग रहा था, लेकिन उस पर उकेरे गए चित्र किसी धर्म या परंपरा से नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से ताल्लुक रखते थे। उस दरवाजे पर 3 चेहरे उकेरे गए थे, एक बूढ़े आदमी का, एक बच्चे का और एक औरत का, जिनकी आंखें बंद थीं। मगर जैसे जैसे राहुल पास गया, वह आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। अब उसे यह साफ हो गया था कि यह कोई सामान्य लकड़ी का दरवाजा नहीं था। यह एक जीवित द्वार था जो सांस ले रहा था और शायद जाग रहा था। राहुल के कदम अब कांपने लगे। उसके शरीर में ठंड फैलती जा रही थी, मानो कोई बर्फीली हवा उसकी रगों में बह रही हो। तभी उसे अपने पीछे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। खोल दो, हमें आना है। राहुल ने तेजी से पलटकर देखा। कमरे में फिर वही बच्चों की परछाइयां थीं, जो दीवारों से निकलकर जमीन पर रेंग रही थीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। वे धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थीं और उनके होठों पर एक ही बात थी, वो हमारी मां है, वो अब भी वहां है। राहुल पीछे हटते हुए दरवाजे से टकरा गया। तभी अचानक दरवाजे की परतें खुद ब खुद खुलने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। अंदर एक सुरंग जैसी अंधेरी राह दिखाई दी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी।
सिर्फ गूंजती हुई चीखें और गंध। उसके कैमरे ने अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, बिना किसी बटन के दबाए। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश बार बार चमक रहा था। राहुल को लगा कि अगर वह इस सुरंग में घुसा तो शायद कभी वापस न लौट सके, लेकिन अगर बाहर रहा तो ये आत्माएं उसे भी वहीं खींच लेंगी जहां से कोई नहीं लौटता। उसने साहस जुटाया और पहला कदम उस अंधेरे में रखा। भीतर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण बदल गया हो। अब ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं था। दीवारें हिल रही थीं और हर कोना फुसफुसा रहा था। एक जगह उसे किसी औरत की तस्वीरें दिखीं, जो धीरे धीरे जली हुई किताबों में बदलती जा रही थीं। वह औरत वही थी जिसे राहुल ने झूले पर देखा था। सुरंग में चलते चलते राहुल एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। वहां चारों ओर अनगिनत दर्पण थे, जिनमें उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी बिल्कुल अजनबी। एक दर्पण में उसने देखा कि वह खुद नहीं, बल्कि वही आत्मा बन चुका है जिसकी आंखें सफेद थीं। एक दर्पण के पास जाने पर उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा, गीला और डरावना। उसने मुड़कर देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी। इस बार वह जमीन पर नहीं तैर रही थी, बल्कि धीरे धीरे चल रही थी। मैं यहीं मरी थी, उसने कहा, क्योंकि मैंने वो दरवाजा खोला था, और अब तुम भी वहीं करोगे। राहुल कांप गया। कौन हो तुम? उसने कहा। मैं अनामिका हूं, इस दरवाजे की पहरेदार, इस काल की रानी, और अब तू मेरा वारिस है। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब सुरंग बंद हो चुकी थी। पीछे सिर्फ अंधकार और दीवारें थीं, जो अब उस पर रेंग रही थीं। अनामिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस दरवाजे के पीछे समय नहीं चलता। जो एक बार भीतर आया वो बाहर की दुनिया भूल जाता है। तभी जमीन कांपने लगी। वह विशाल कक्ष अब एक जीवित प्राणी की तरह सांसें लेने लगा। दर्पण टूटने लगे और हर टूटे शीशे से एक नया आत्मा निकलने लगा, कराहती, तड़पती, विकृत। राहुल को अब समझ आ चुका था, यह दरवाजा एक शाश्वत शाप है, और वो अब उसका अगला हिस्सा बनने वाला है। राहुल का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके सामने खड़ी अनामिका अब पूरी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गहराई तक अंधकार समाया था, ऐसा अंधकार जो किसी रोशनी से दूर था। उसके शरीर के चारों ओर धुएं की एक परत थी, जिसमें मरे हुए बच्चों की चीखें कैद थीं। और सबसे भयावह बात, उस धुएं में से धीरे धीरे एक दरवाजा और उभर रहा था, एक और काल दरवाजा। तू सोच रहा है ये सब सपना है, अनामिका फुसफुसाई, पर यह सपना नहीं, यह वो सच है जिसे हर इंसान देखता है, पर पहचान नहीं पाता। जब तक बहुत देर ना हो जाए। राहुल पीछे हटने लगा, पर जमीन अब ठोस न होकर दलदल में बदल गई थी। उसके पैर ढसने लगे। उसने झपटकर पास की एक दीवार थामी, लेकिन दीवार में से हाथ निकले, काले, तड़कते, सूखे हुए। उन हाथों ने उसे पकड़ लिया। ये श्राप मुझे नहीं मिला था, अनामिका बोली। मैंने इसे मांगा था, क्योंकि मैंने देखा था मौत के उस पार कुछ है, और वो कुछ इस दरवाजे के पीछे रहता है। राहुल की आंखें फटी रह गईं। क्या है इस दरवाजे के पीछे? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनामिका मुस्कुराई, एक टूटी मुस्कान जो डर और पागलपन से भरी थी। मौत के बाद भी जो बच जाता है वो है आत्मभक्षी अंधकार। इसे बस एक शरीर चाहिए, एक दरवाजा और एक प्यास। उसके चारों ओर का माहौल गाढ़ा होने लगा। दीवारें अब सांसें ले रही थीं, जमीन पर आंखें उगाई थीं जो राहुल को घूर रही थीं। तभी राहुल के कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, हम तेरे अंदर हैं, काल तेरे रक्त में है। राहुल की नाक से खून बहने लगा और अचानक उसके दिमाग में तेज बिजली जैसी छवि कौंधी। एक बच्चा जो इस दरवाजे को खोल रहा था, एक औरत जो अपने बच्चे की लाश उठाए बैठी थी, और एक आदमी जिसे जिंदा निगला गया था। वह चिल्लाया, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मुझे यहां से निकलना है। अनामिका की मुस्कान और गहरी हो गई। तू बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर अब कुछ नहीं बचा। जो एक बार इस दरवाजे में आता है उसके लिए बाहर बस एक भ्रम है। तू अब काल का वंशज बन चुका है। राहुल की पीठ से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसके शरीर पर अजीब चिन्ह उभरने लगे, वही चिन्ह जो दरवाजे पर बने थे। वह तड़पने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। अगर ये सब सच है
राहुल ने कहा, तो मुझे सच से लड़ना होगा या मर जाना होगा। उसने कमर से एक टूटे हुए कैमरे की बैटरी निकाली और अनामिका की ओर फेंक दी। जोरदार धमाके से धुआं पीछे हट गया। वह दौड़कर उस नए उभरे काल दरवाजे तक गया और उसे कस कर पकड़ लिया। दरवाजे ने खुद को बंद कर लिया। राहुल अब अंधकार में गिरने लगा था, एक अंतहीन गिरावट जहां न जमीन थी न आसमान, सिर्फ आवाजें थीं, चीखें थीं और आत्माओं की भटकती परछाइयां। और तब एक नई दुनिया खुली, एक पुराना गांव जहां एक मंदिर था और वहां की एक औरत घंटी बजा रही थी। मंदिर की घंटियों के बीच वह औरत अनामिका जैसी लगती थी, लेकिन जिंदा थी। सादी साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखों में एक लंबा दुहक। वहां एक पुराना दरवाजा भी था और उस पर लिखा था, यहां वह आता है जो काल का उत्तराधिकारी है। राहुल धीरे धीरे होश में आ रहा था। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुलीं, तो उसने खुद को एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मंदिर में पाया। वातावरण में चंदन और धूप की खुशबू थी, लेकिन कहीं गहराई में कुछ सड़ने की हल्की बदबू भी छुपी थी, जैसे किसी पुराने रहस्य को फूलों की माला से ढक दिया गया हो। मंदिर के गर्भगृह में एक देवी की मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। चारों ओर दिए जल रहे थे और घंटियों की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। वहां कोई और था, वही औरत जो उसे अनामिका जैसी लगी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। तुम अब इस काल में हो जहां सब कुछ ठहरा हुआ है, उसने कहा। मैं यशोदा हूं, इस मंदिर की अंतिम पुजारन। राहुल हक्का बक्का रह गया। मगर तुम तो वही हो, अनामिका। यशोदा ने सिर झुकाया। नहीं बेटा, अनामिका मेरी बेटी थी। यह सुनकर राहुल की सांसें थम गईं। क्या? यशोदा ने आगे बताया, बहुत बरस पहले इस गांव में एक दरवाजा खुला था, वही काल दरवाजा। वह दरवाजा किसी इंसानी हाथ से नहीं बना था। वह एक पाप था, एक आत्मा की भूख का मुंह। और अनामिका, उसने उस दरवाजे को छू लिया था। राहुल का मन गड़बड़ाने लगा। तस्वीरें, आवाजें, दरवाजा, वो सुरंग, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगा। जब उसने दरवाजा छुआ, वह खुद दरवाजा बन गई। उसकी आत्मा अब द्वार और देवता के बीच की दीवार बन गई। वो ना इंसान रही ना राक्षस, वही बन गई जो काल चाहता था, एक वाहक। पर आपने उसे क्यों नहीं रोका? राहुल ने रोते हुए पूछा। यशोदा की आंखें नम हो गईं। एक मां अपने बच्चे को कैसे रोक सकती है जब बच्चा खुद निर्णय ले चुका हो? तभी मंदिर की दीवारें कंपाने लगीं, जमीन में दरारें उभरने लगीं और मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी फूट पड़ी। राहुल को एहसास हुआ, दरवाजा अब यहां भी खुल चुका है। यह काल हर जगह पहुंच सकता है, यशोदा बोली। जहां डर है, जहां स्मृति है, वहां काल है। राहुल ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? यशोदा ने जवाब दिया, अब या तो तुम उसे समेट लो या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तभी मूर्ति के पीछे से एक काली परछाई उभरी, पूरी तरह धुएं से बनी, जिसमें अनामिका का चेहरा झलक रहा था। वह अब एक चीखता हुआ विकृत रूप ले चुकी थी। मां, उस परछाई ने कहा, अब मुझे राह दो। यशोदा ने राहुल की तरफ देखा। इस दरवाजे को बंद करने के लिए किसी को भीतर जाना होगा, हमेशा के लिए। राहुल कांप गया। मतलब, यशोदा बोली, या तो मैं जाऊंगी या तुम। अब राहुल के सामने एक विकल्प था, भाग जाना या उस शापित मार्ग में प्रवेश कर अपनी आत्मा की कुर्बानी देकर काल को कैद कर देना। मंदिर की घंटियां तेज हो गईं। दीवारों पर अनामिका की आंखें चमकने लगीं। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और अब निर्णय का समय था। मंदिर अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। मूर्ति से निकलती लाल रोशनी पूरे परिसर में फैल चुकी थी और काल की परछाई हर कोने में रेंग रही थी। जमीन फट रही थी और उस फटी हुई जमीन के भीतर गहराई से आती आत्माओं की चीखें हवा को चीर रही थीं। यशोदा और राहुल दोनों के सामने अब एक ही विकल्प था, एक को जाना ही होगा। अगर मैं गई, यशोदा ने कहा, तो शायद काल शांत रहेगा, लेकिन अस्थायी रूप से, क्योंकि अब वह तुम्हें पहचान चुका है राहुल। तुम्हारा खून अब उसकी जंजीरों में लिखा गया है। राहुल कांपता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें डर से नहीं बल्कि अब क्रोध और समझ से भरी थीं। अगर मैं ही उसका उत्तराधिकारी बन चुका हूं,
वह बोला, तो अब उसे मैं ही खत्म करूंगा, हमेशा के लिए। यशोदा ने उसकी ओर देखा। एक क्षण के लिए वह मुस्कुराई, जैसे उसकी बेटी का कोई अंश उसमें दिख गया हो। तो चल, उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं। काल दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, एक जीवित गुफा की तरह जिसकी दीवारें धड़क रही थीं और हर धड़कन पर एक आत्मा कराहती थी। उसके अंदर अंधकार था, मगर वह खाली नहीं था। वहां भीतर समय नहीं चलता, वहां सिर्फ यादें होती हैं। वो यादें जो हमें तोड़ देती हैं, निगल जाती हैं। राहुल और यशोदा दोनों ने भीतर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब पीछे कोई रास्ता नहीं था और सामने एक भूल भुलैया थी, लेकिन ये ईंट पत्थरों की नहीं, बल्कि आत्माओं की बनी हुई थी। हर दीवार में कोई चेहरा छिपा था, कभी राहुल की माँ, कभी यशोदा की बेटी, कभी कोई बच्चा जो खेलने के दौरान खो गया था। ये जगह तेरे अतीत से बनी है, यशोदा ने कहा। काल हर किसी के सबसे गहरे डर से एक द्वार बनाता है और इन दरवाजों में से सही को ढूंढना ही मुक्ति है। राहुल ने पहली गली में कदम रखा। वहां एक दरवाजा था जिस पर लिखा था सच्चाई। उसने खोला तो वहां उसका बचपन था, वो रात जब उसकी मां की आत्महत्या हुई थी और राहुल सिर्फ दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। तू कुछ कर सकता था, एक आवाज गूंजी। राहुल चिल्लाया, नहीं, मैं बच्चा था। आवाज फिर आई, लेकिन तूने मुड़कर देखा तक नहीं। वो दरवाजा अचानक आग में बदल गया। राहुल पीछे हट गया। यशोदा ने उसका हाथ पकड़ा। काल तुझे दोषी बनाएगा, तेरे अपने अतीत से, वह बोली। तू बस वही दरवाजा चुन जो माफ करता है। दूसरे रास्ते में 3 दरवाजे थे, क्रोध, दया और पीड़ा। राहुल ने दया का दरवाजा खोला। अंदर एक दृश्य था जहां राहुल अपने पालतू कुत्ते को बचा रहा था, जिसे पिटाई से मारा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी। तभी चारों ओर रोशनी फैल गई, परछाइयां पीछे हटने लगीं, दीवारों से आत्माएं बाहर निकलकर मुस्कुराने लगीं। यशोदा ने कहा, तू दरवाजा नहीं, चाबी बन रहा है। तभी काल का स्वर गूंजा, मैं शून्य हूं, मैं अनंत हूं, तू एक मोमबत्ती है और मैं आंधी। राहुल ने आंखें बंद की। उसने अपनी जेब से कैमरे की बची हुई बैटरी निकाली और उसे जमीन पर तोड़ दिया। रोशनी का एक छोटा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में एक दरवाजा खुल गया, असली काल दरवाजा। उस दरवाजे से डर नहीं, बल्कि सन्नाटा निकल रहा था। वह दरवाजा लकड़ी का नहीं, बल्कि यशोदा की आत्मा से बना था। अब तुझे जाना होगा, यशोदा बोली, लेकिन एक बार उस पार गया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। राहुल ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे उस दरवाजे में प्रवेश कर गया। अंदर सिर्फ एक चेहरा था, अनामिका का, और उसने कहा, आखिरकार कोई आया भी मुझे मुक्त करने। जैसे ही राहुल दरवाजे के उस पार पहुंचा, एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई तापमान नहीं, केवल एक विशाल खालीपन, एक अंधकार जो उसकी सोच को भी निगल रहा था। लेकिन फिर अचानक सामने एक दिया जला, कमजोर, कांपता हुआ, मगर जिंदा, और उसी रोशनी में वह चेहरा उभरा, अनामिका। लेकिन इस बार वह परछाई नहीं थी, न कोई आत्मा। वह एक असली इंसान की तरह उसके सामने खड़ी थी, आंखों में पीड़ा, चेहरे पर करुणा। कितने साल हो गए हैं, वह बुदबुदाई। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई मुझे छुड़ाने आएगा। राहुल ने पूछा, क्या तू सच में अनामिका है या काल का कोई रूप? अनामिका मुस्कुराई, वह मुस्कान जिसमें दर्द छिपा था, लेकिन छल नहीं। मैं वही हूं जिसने पहली बार दरवाजा छुआ था। मैं ही काल का पहला शिकार बनी, लेकिन समय के साथ मेरा शरीर काल में समा गया और मैं खुद एक द्वार बन गई। मगर मेरी आत्मा आज भी यहां कैद है। तुझे कैसे छुड़ा सकता हूं? राहुल ने पूछा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां कुछ नहीं था, फिर भी वहां एक बिंदु पर रेखाएं बनने लगीं, जैसे ब्रह्मांड खुद एक नक्षत्र बना रहा हो। हर काल का केंद्र एक आत्मा होती है जो खुद को भूल जाती है, अनामिका बोली। अगर तू मुझे मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी मां की स्मृति लौटा सके तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और मेरे साथ काल भी टूट जाएगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। तेरी मां यशोदा अभी जिंदा है,
वो तेरी राह देख रही है, वो तुझे माफ कर चुकी है। अनामिका का चेहरा कांप उठा। माँ। उसने पहली बार आंखें बंद की और जब खोली तो उसके चारों ओर से परछाइयां झड़ने लगीं, जैसे किसी सूखी त्वचा की परत उतर रही हो, और वहां से एक चमकती हुई आत्मा बाहर आई, एक मासूम बच्ची की, जिसकी उम्र वहीं थमी थी जब उसने दरवाजा छुआ था। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चल, घर चलें। लेकिन तभी काल की सच्ची आवाज गूंज उठी। तू मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं तुझ में समा चुका हूं। राहुल की छाती पर वही चिन्ह फिर से उभरने लगे। उसकी रगों में काल की स्याही दौड़ने लगी। उसके आसपास अंधकार की लहरें उठने लगीं। अब या तो वह खुद को खो देगा या अनामिका को। तभी एक और दिया जला और वहां यशोदा खड़ी थी। मेरी बेटी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब लौट आ। यशोदा ने अपनी माला उतारी और अनामिका की ओर बढ़ाई। जैसे ही माला उसके गले में पड़ी, एक सुनहरी आग चारों ओर फैल गई। काल की चीखें गूंज उठीं। पूरा दरवाजा हिलने लगा। आत्माएं छटपटाने लगीं। राहुल ने अनामिका का हाथ थामा और चिल्लाया, अब दरवाजा बंद करो। अनामिका ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर वही चिन्ह दोहराया जो काल के द्वार पर बना था, और उस चिन्ह से आग निकली। समय ठहर गया। फिर धड़ाम, सब कुछ शून्य में समा गया। जब राहुल की आंखें खुलीं, वह फिर उसी पुराने गांव में था, लेकिन मंदिर अब खंडहर नहीं था। यशोदा की तस्वीर अब मंदिर के बाहर थी और उस पर लिखा था, जिसने काल को रोका। राहुल ने चारों ओर देखा। हवा अब साफ थी, परछाइयां कहीं नहीं थीं, और पास की एक दीवार पर खुदा था। जो काल का दरवाजा बंद करता है, वह खुद समय से परे चला जाता है। राहुल मुस्कुराया। अनामिका अब मुक्त थी, पर अब वह खुद काल का रक्षक बन चुका था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।